देखिए अभी तक जो हम लोग क्या देखे हैं, संवैधानिक विकास और संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। यानी संवैधानिक विकास में हमने क्या देखा, कैसे भारत में कानून का शासन शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ। तो आपने देखा होगा पहली बार 1773 से कानून का शासन शुरू हुआ, उसमें कई बदलाव हुए 1947 तक। क्यों भाई, परिस्थिति के हिसाब से कानून भी बदलता है ना, इसीलिए ना संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। जब आपको ऐसा लगे ये कानून पुराना हो रहा है या आज के हिसाब से कानून मैच नहीं कर रहा है तो उसमें आप बदल सकते हैं। इसलिए लगातार कानून बनते रहता है, बदलते रहता है। उसके बाद हमने देखा संविधान सभा। संविधान सभा मतलब एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य था, कार्य था संविधान का निर्माण करना। और संविधान का निर्माण किस समिति ने किया था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और उसके सलाहकार BN राव। और BN राव तो पता है आपको, जो दो देशों का संविधान लिखने में उन्होंने मदद की, भारत और वर्मा, जिसे आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। और इस कानून को यानी संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। खर्चा कितना लगा? 6.4 करोड़, ठीक है, यानी 6 करोड़ 40 लाख रुपए। यहां तक हम लोग देखे थे। कुछ सवाल था, जैसे झंडा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। अच्छा ये बताइए, ये झंडा का जो स्वरूप है 3 रंग का, ये वाला सिस्टम, ये किसने रचा था? पिंगली वेंकैया। लेकिन याद है मॉडर्न में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैडम भिखाजी कामा ने भी तिरंगा बनाया, फहराया था। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में 1907 में। तो दोनों में अंतर क्या था, भिखाजी कामा वाले तिरंगा और पिंगली वेंकैया वाले तिरंगा में? अगर पहली बार पूछे तो पहली बार किसने फहराया था, क्या कहिएगा? मैडम भिखाजी कामा। देखिए जब मैडम भिखाजी कामा तिरंगा बनाए थे तो उसमें क्या था, ऊपर था हरा रंग, उसके बाद था पीला रंग और नीचे था लाल रंग, यानी हरा, पीला और लाल। और उनके बीच में यहां लिखा हुआ था क्या? वंदे मातरम। यहां कमल का फूल, यहां चांद और यहां सूर्य। यानी जो मैडम भिखाजी कामा ने तिरंगा फहराया उसमें भी 3 रंग था, हरा, पीला और लाल। इसके अलावा बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, ऊपर कमल का फूल, इधर चांद और इधर सूर्य का चित्र, ठीक है। लेकिन पिंगली वेंकैया जो बनाए थे उन्होंने तिरंगा बनाया 1921 में। तो सबसे ऊपर होता था सफेद रंग, इसके बाद होता था हरा और इसके बाद केसरिया, और बीच में होता था क्या? बीच में क्या होता था पहले? चरखा। तो यहां देखिए ये जो बनाया गया तो सब ये हरा होता था मुस्लिम का प्रतीक, केसरिया होता था हिंदू का प्रतीक, और सफेद होता था बाकी अन्य धर्म का प्रतीक होता था, और चरखा होता था जो स्वदेशी का प्रतीक, ठीक है। यानी 1921 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में इसी झंडे को प्रयोग किया गया। जहां भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, यानी कांग्रेस का ये चित्र हो गया था 1921 से लेकर के 1947 तक, यानी 22 जुलाई 1947 तक, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया? केसरिया को ऊपर किया गया, बीच में सफेद लाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तीनों होता था तो दूर से सफेद दिखता नहीं था। जैसे मान के चले यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आप तिरंगा फहरा दिए ऊंचाई पे, तो सफेद ऊपर होता था तो सफेद दिखाई नहीं देता था, इसलिए सफेद को बीच में डाला गया। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। तो अब वर्तमान के समय से क्या होता है? केसरिया यानी बलिदान का प्रतीक, सफेद यानी शांति का प्रतीक।
हरा यानी हरियाली का प्रतीक। और अब जो है चरखा की जगह पे चक्र आ गया, अशोक चक्र। अशोक चक्र कहां से लिया गया है? सारनाथ से। यानी सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है इसी से अशोक चक्र लिया गया, झंडा का जो है। और यही सारनाथ का जो ये अशोक क्या है स्तंभ जो है 4 शेर वाला, वही तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ना, ये भी सारनाथ से ही लिया गया। तो सारनाथ कहाँ पे है भाई? बनारस में, ठीक है। तो अब बदल गया, याद रखिएगा पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने। और वर्तमान स्वरूप जो दिया है सफेद, हरा और केसरिया का, ये स्वरूप दिया किसने? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई का औसत तो आप जानते हैं, अनुपात 3:2। इसके अलावा देख रहे हैं अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, और आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब सीधे सीधी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत मतलब क्या होता है बताइए तो? स्रोत किसे कहते हैं? अगर आपसे सिंपल पूछ दिया जाए स्रोत, देखिए अगर आप शब्द समझ जाइएगा तो आप आगे का आंसर भी लगा दीजिएगा। स्रोत जहां से शुरू होता है कि नहीं? जैसे मान के चलिए अभी आपने हमसे कहा जो सर अब जो है इस बार इंडिया आईसीसी मैच खेलेगा, हमने कहा ना इसका स्रोत क्या है? तो आपने कहा सर हमने मोबाइल से देखा। तो आपने मोबाइल से सूचना लिया ना, या अखबार से लिए, या किसी के द्वारा सूचना प्राप्त किए। तो स्रोत होता है जहां से हम कोई चीज प्राप्त करते हैं, जहां से हमें ये मिलता है। तो यहाँ संविधान का स्रोत है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे? संविधान में जितने भी आर्टिकल्स है, ये सब अनुच्छेद है, ये सब हम लोग कहाँ से लिए, जहां से लिए हैं उसी को क्या कहते हैं? स्रोत, ठीक है। तो भारतीय संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी क्या? संविधान सभा के प्रारूप समिति को। अब इस समिति ने क्या किया? दुनिया के लगभग 60 से ज्यादा देशों का संविधान पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा अपने देश का भी कानून पढ़ा जो 1773 से लेकर के 1935 तक बना था। उसके अलावा गांधीवादी विचारधारा को भी ध्यान रखते हुए एक संविधान बनाया। तो इसलिए संविधान के स्रोत को जो है हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत और एक होता है बाह्य स्रोत। यानी भारतीय संविधान के स्रोत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक हो गया आंतरिक स्रोत और दूसरा क्या हो गया? बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत मतलब क्या? आंतरिक स्रोत मतलब होता है भारत के ही किसी कानून या व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित हो। तो जैसे मैंने 1773 से लेकर 1935 तक कानून बना, तो इससे जो कोई सीख लिए तो ये हो गया आंतरिक स्रोत। अब सोचिए भारतीय संविधान का 2/3 अनुच्छेद जो है वो किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। यानी जितना संविधान 395 अनुच्छेद है उसमें 2/3 लगभग 66% जो है वो सीधे सीधी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भाई ये तो आंतरिक स्रोत होगा कि बाहरी स्रोत होगा? आंतरिक स्रोत होगा। इसके बाद बहुत सारे जो बिंदु है वो गांधीवादी विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जैसे ग्राम सभा,
नशीले पदार्थों का त्याग, उसके बाद है सहकारी समिति, पशु बलि पर प्रतिबंध, तो ये सब गांधीवादी विचारधारा से भी लिए गए। यानी संविधान बनाने में हम लोगों ने क्या किया, खासकर प्रारूप समिति ने क्या किया, जो आंतरिक स्रोत का भी सहायता लिया और बाहरी स्रोत का भी सहायता लिया। आंतरिक स्रोत में सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा गांधीवादी विचारधारा से भी लिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोग बताइए, गांधी और गांधीवादी में अंतर समझे ना आप लोगों को? क्या होता है दोनों में अंतर? गांधी एक व्यक्ति है और गांधीवादी उनके विचारधारा है, जिसे अहिंसा, ये गांधीवादी विचारधारा है कि नहीं? तो उसी तरह ये सब जो विचारधारा है ये गांधीवादी के विचारों से ये प्रेरित भी है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हम जिस चीज़ के लिए लड़े हैं तो हमें तो उसका प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है शोषण से मुक्ति। तो ये सब ये आंतरिक स्रोत है, ठीक है, जिसने ये संविधान जहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कई देशों से जो है बाहरी स्रोत भी लिए गए, यानी बाहरी देशों से भी बहुत सारे कानून, नियम, अधिनियम, अनुच्छेद सब लिए गए, जिससे हमारा संविधान बना है। तो बाहरी स्रोत में जो है वो अभी आप लोग नीचे लिखिएगा, सब बन के देखिए। बाह्य स्रोत में जो है बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ प्रावधान लिया गया है, जिसमें से ये कुछ प्रमुख देश है और उससे लिए गए प्रावधान जो आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे ब्रिटेन से है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, राष्ट्रपति की स्थिति, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब क्या? यानी एक संसद होगा जिसमें सदन होंगे, है कि नहीं? विधि का शासन, यानी शासन कैसे चलेगा? कानून से चलेगा। राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? यानी राष्ट्रपति सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पे है। अभी भारत का सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। ठीक है। इसके अलावा एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता का अर्थ क्या है? यहाँ पे पूरे भारत में एक ही नागरिकता है। अच्छा, आपकी नागरिकता जो है, आपका जो क्या कहते हैं पहचान पत्र बना है नागरिकता का, किसके नाम से बना है? भारत सरकार या बिहार सरकार? क्या बिहार सरकार की कोई नागरिकता है? नहीं है ना। इसको कहते हैं एकल नागरिकता। यानी आप कहीं के भी हो, चाहे केरल के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, आपकी नागरिकता भारत सरकार की ही होगी। तो यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला है संसदीय विशेषाधिकार, यानी जो संसद सदस्य होते हैं उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब वो क्या दिए गए जो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग विधायिका पढ़ेंगे तब। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। मूल अधिकार यानी लोगों को जीने के लिए जो मिनिमम अधिकार दिए जाते हैं, जो उसके लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है जब मान लीजिए सरकार कोई कानून बना देते हैं तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका क्या करती है? चेक करती है कि क्या ये कानून देश हित में है या लोगों के मौलिक अधिकार को तोड़ तो नहीं रहा है या कम तो नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में सबसे उच्च पद पे कौन सा है? ये सबसे सर्वोच्च कौन क्या है? संविधान, है कि नहीं? राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का भी पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है। देख लिख लीजिए तब लिखिएगा आप लोग, पहले समझ लीजिए। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र। ठीक है। यहाँ पे केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, लेकिन दोनों में मजबूत कौन है? केंद्र सरकार।
लेकिन राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कोई ऐसा कानून नहीं बना देगा जिससे केंद्र सरकार की कानून को नुकसान पहुंचता हो, है कि नहीं। और विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानून अधिकार में भी हस्तक्षेप करता है, जैसे युद्ध के समय में, आपात के समय में ये कर सकता है। तो मजबूत कौन हो गए? केंद्र ना। उसके अलावा जो है केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से लिया गया है, यानी कौन सा काम केंद्र करेगा, कौन सा काम राज्य करेगा, ये सब भी विभाजन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और आपको तो पता है हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक है। आयरलैंड, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे आप लोग पढ़िएगा डीपीएसपी, इसमें बताया था राज्य का क्या कर्तव्य है, राज्य को क्या करना चाहिए देश के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। जैसे मान के चलिए भारत सरकार है, तो भाई भारत सरकार है या बिहार सरकार है या कोई अन्य सरकार है, तो इसका काम है ना गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, भेदभाव को दूर करना, शोषण से मुक्ति दिलाना, लोगों को रोजगार दिलाना, है कि नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो ये सब जो है काम जो कहाँ से लिया गया है? फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। याद है राज्यसभा में कितने सदस्य सुनते हो? हाँ, राष्ट्रपति 2 सदस्य सुनते हैं, 12 सदस्य। लोकसभा 2 आम था, वो तो हट गया ना। ये अधिकार भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन का अर्थ होता है जब भविष्य में ये लगे जो संविधान सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। पर धीरे धीरे कानून, बहुत सारे सिस्टम बदल रहे हैं ना। ठीक है। इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, ये भी चर्चा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता यानी आपको किसी भी काम करने की छूट है, लेकिन याद रखिए स्वतंत्रता मतलब ये नहीं काम करने की छूट, आप कुछ भी करने लगे। अब मान लिया आपको डीजे बजाने का छूट है दिन में, अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं क्या आप बगल में डीजे बजा सकते हैं? नहीं। या मान लीजिए आप किसी कल कोई बच्चा है, कल उसका मैट्रिक परीक्षा हो, आप बगल में पार्टी नहीं मना सकते, है नहीं। या किसी के घर में किसी के देहांत हो गया, आप जाकर डीजे बजा दे रहे हैं। या आपका मन हो गया किसी को पत्थर मार दिए, ऐसा थोड़ा हो सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ आप हर काम के लिए स्वतंत्र है, लेकिन याद रखिए किसी दूसरे को इससे परेशानी नहीं होना चाहिए। समानता यानी हमारे यहाँ सब समान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, ये सब क्या है? समान होगा। बंधुत्व यानी एक लाइन पढ़ते ना, हम भाई तो सभी भाई है, बस बंधुत्व का नारा होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा नहीं, हम दोनों एक, हम सब एक क्या है? एक भाई की तरह रहते हैं। गणतंत्र क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ाएंगे, कब? जब अभी अगला इसी आज ही के दिन होगा प्रस्तावना शुरू होगा, उसमें सबका डिटेल चर्चा होगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऐसा अर्थ होता है जब संविधान में किसी बात पे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, तो उस समय संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठक होती है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। आपातकाल यानी जब स्थिति गंभीर हो जाए या युद्ध छिड़ जाता है या देश में आर्थिक संकट आ जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपातकाल लगा सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य और न्याय। न्याय क्या है ये भी चर्चा आज होगी। तो ये कुछ बाहरी स्रोत है, ठीक है, जो संविधान में लिए गए हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय। तो आपने देखा आंतरिक स्रोत भी है, जैसे 1935 का अधिनियम, गांधीवादी विचारधारा, और बाह्य स्रोत में आपको इतने चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? आपातकाल कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं पॉलिटी का सेक्शन सबसे आसान सेक्शन होता है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है।
देखिए इधर ध्यान दीजिए। अभी तक आपने देखा संविधान कैसे बना, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान सभा क्या है। अब हम लोग आते हैं मूल संविधान पर, क्योंकि संविधान तो बन चुका है, इसके स्रोत की जानकारी मिल चुकी है। तो संविधान का जो पहला टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होता है? उद्देश्य यानी ये बताता है संविधान का क्या लक्ष्य है, किसे संविधान प्राप्त करना चाहता है। जैसे मान के चलिए आप लोग यहाँ पढ़ने आए तो आपका कोई उद्देश्य है कि नहीं, तो ही आपकी प्रस्तावना भी है। यानी संविधान जो बनाया गया है, तो संविधान जो इतना बड़ा संविधान है 395 है, उस शॉर्ट एक पेज में ला दिया। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जो किताब खरीदते हैं तो पहले शुरू में देखते हैं लिखा था, टॉपिक लिखा हुआ रहता है, लिखा रहता है कि नहीं, और वही टॉपिक पूरा किताब में चलते रहता है। तो सेम समझ लीजिए संविधान का ये टॉपिक है और इसी पे पूरा संविधान बनेगा। और ये संविधान जो है, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, ये क्या है, ये उद्देश्य है। ये बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। हाँ, बाकी जो 395 अनुच्छेद है, कानून है, नीति है, सब है, वो क्या है, इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया। जैसे आपका उद्देश्य है नौकरी लेना, चाहे दरोगा बनना या बीपीसी बनना, है कि नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, पढ़ाई करना। उसी तरह ये सब जो है संविधान यानी भारत की सरकार का एक उद्देश्य है, और पूरा संविधान वो बताएगा कैसे इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए प्रस्तावना क्या है, लिखिएगा प्रस्तावना जो है संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य है जिसे प्राप्त करना है। ठीक है, आपने देखा होगा जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। तो यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी को आगे संशोधित करके जो प्रस्तावना बनाया गया, इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देश्य का मतलब ये उद्देश्य है हमारा, यानी भारत के संविधान का ये उद्देश्य है। ये जो टोटल आप देख रहे हैं ये उद्देश्य है, और इस सब पे चर्चा भी होगी आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर, और जो 22 जनवरी को पारित हुआ, वही आगे चल करके क्या बनेगा? प्रस्तावना बनेगा। और याद रखिएगा पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। अगर आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अच्छा, पहली बार किसने कहा होगा ये? हाँ, नहीं, भीमराव अम्बेडकर तो बाद में बोलेंगे, सबसे पहले कहेंगे पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब पंडित देखे जवाहरलाल नेहरू लगा दिए ना, यानी पहली बार जो संविधान की आत्मा ऐसे कौन कहेंगे? पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य है, लक्ष्य है, आदर्श है जिसे प्राप्त करना है। इसका जो स्रोत है क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसी को अपडेट करके ये प्रस्तावना बनाया गया। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव। अच्छा, आत्मा क्यों? आत्मा मतलब क्या होता है? प्राण, जो भी कहिए। आत्मा अगर चला गया तो उस शरीर का कोई महत्व है? क्या कीजिए? फेंक दीजिए कि जला दीजिए?
तो ये आत्मा है। एक तरह से अगर ये नहीं रहेगा, प्रस्ताव नहीं रहेगा, मान के चलिए अगर आपको लक्ष्य ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब है? तो ये उद्देश्य है। अब हम लोग देखेंगे इस संविधान में जो है, या इस प्रस्तावना में सबका क्या क्या अर्थ होता है। इसमें कई सारी बातें दी गई है। जो सबसे पहला जो लाइन दिया गया है वो है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। उसके बाद क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर है राष्ट्र की एकता और अखंडता। फिर व्यक्ति की गरिमा। ये सब पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हम भारत के लोग। कहा जाता है, बस ये शुरुआत कैसे किया जाए इसको बनाने में कई दिन लगे, यानी संविधान की शुरुआत कहाँ से की जाएगी। सिर्फ हम भारत के लोग लिखने में कई महीने लग गए। और यहाँ जो हम भारत के लोग कहने का मतलब है, ये सारे प्रजा जो जनता है भारत के सब एक है। यहाँ हम भारत के लोग कहेंगे, यहाँ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम भारत के लोग, यानी जितने भी भारतीय हैं वो सब एक है। जो आपको कहाँ दिखता है? आप जो वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या उसमें ऐसा है जो महिला और पुरुष का अलग अलग मतदान का क्या है, वैल्यू है? नहीं है ना। तो भाई हम भारत के लोग हैं, और जो भी भारत के लोग हैं वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हो, सब एक समान है। तो हम भारत लोग का मतलब क्या है? कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, ना क्षेत्र के नाम पे, ना लिंग के नाम पे। ठीक है। दूसरा क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको शॉर्ट में हम लोग ये कह देते हैं संप्रभुता। क्या कह देते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता कहता है, अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है? क्यों? आपके ऊपर आपके पिताजी हैं, वो आपके निर्णय को बदल सकते कि नहीं? इसी तरह पूरे भारत, जैसे भारत एक देश है, तो भारत कोई भी कानून बनाएगा तो क्या इसको पूरा अधिकार है कि नहीं अपने क्षेत्र में कानून बनाने का? यानी कोई इसको बदल सकता है? जब अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान आके क्या कानून को बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। भाई मेरा देश है, हम कानून बनाएंगे, हम नियम बनाएंगे, हम निर्णय लेंगे। तो ये जो शक्ति दी जाती है इसी को कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, याद रखिए। क्या बिहार सरकार को संप्रभुता है? क्यों? बिहार सरकार के निर्णय को भारत सरकार बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं आपातकालीन स्थिति में। तो इसीलिए बिहार एक देश नहीं है, बिहार एक राज्य है। जो कोई देश होता है उसको अपने देश के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। ये जो कानून बनाने का अधिकार दिया है, निर्णय लेने का अधिकार दिया है, या नियम बनाने का अधिकार दिया है, इसी को क्या कहते हैं? संप्रभुता। तो ये जो हम संप्रभुत्व देश भी है, यानी हमें अपना कानून बनाने का अधिकार पूरा है। तीसरा है समाजवादी। समाजवादी मतलब देखिए, समाजवादी का अर्थ होता है जो समाज में कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। ये शब्द क्यों लिया गया? पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो किसान का शोषण करते थे, दासों का शोषण करते थे। जो आदमी फैक्ट्री में काम करता था तो वहाँ श्रमिकों का शोषण होता था।
है कि नहीं। तो उस शोषण से मुक्ति के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। यानी समाजवाद का अगर एक अर्थ मैंने पूछे तो शोषण से मुक्ति, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर आप भले ही मान लीजिए आप स्टाफ है, जैसे मान के चलिए सिंपल सी बात है, कल आप दरोगा बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जो एसपी आपका शोषण करे। अगर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है, पीट रहा है या गाली दे रहा है, तो आप इसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये अधिकार कहाँ मिला हमको? संविधान में मिला है। हम या आप कल आप गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा तो आप उस अधिकारी के नौकर नहीं है, आप किसके सेवक हैं? जनता के सेवक, ठीक है। हाँ, आपको सस्पेंड कर सकता है अगर आप गलत काम करते हैं, लेकिन आपको चाटा नहीं खींच सकता है, आपको बिना वजह बिना गलती के नौकरी से निकाल नहीं सकता है, आपसे घरेलू काम नहीं करवा सकता है, आप किसी से बेगारी नहीं खटवा सकते। तो ये जो समाजवाद है, समाजवाद का अर्थ होता है जो शोषण मुक्त समाज होना चाहिए, समाज में सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग आगे भी पढ़िएगा समाजवाद और साम्यवाद में अंतर। साम्यवाद समाजवाद से अलग है। साम्यवाद कहता है सबको बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये समाजवाद क्या कहता है? आपको आपके हैसियत के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार, आपके क्षमता के अनुसार आपको क्या मिलना चाहिए? उतना अधिकार मिलना चाहिए। क्या दोनों एक ही चीज़ है? हमने कहा साम्यवाद यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनलिज्म, और एक शब्द हम यूज कर रहे हैं समाजवाद यानी सोशलिज्म। क्या दोनों एक है? साम्यवाद का अर्थ होता है समाज के संपत्ति पे, देश की संपत्ति पे सबका बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए, और समाजवाद कहता है क्षमता के अनुसार आपका अधिकार होना चाहिए। दोनों में कौन सही है? जो साम्यवाद कितना सा कहता है संपत्ति पे सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। चलिए आप ही लोग बताइए दोनों में कौन सही है, साम्यवाद या समाजवाद? कि साम्यवाद गलत है? ये तो बराबर के अधिकार की बात करता है। देखिए ये संभव ही नहीं हो सकता। याद है एक बार शायद कहानी बताए होंगे आप लोग, साम्यवाद की कहानी क्या है? जैसे मान के चलिए आप सुबह उठे और आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? नहीं समझिए, कोई एक आदमी हाथ उठा के बताइए। अगर आपके अकाउंट में आप सुबह आँख खोले, अकाउंट में देखिए 10 करोड़ रुपया आया, तो आप क्या कीजिएगा? चले नए स्टूडेंट से ही पूछा जाए, आप ही लोग बताइए, आप चारों बताइए क्या कीजिएगा आप? 10 करोड़ आ जाएगा तो बताइए आप लोग, देश जब आप 10 करोड़ नहीं संभाल पा रहे तो क्या होगा? 10 करोड़ आएगा तो क्या कीजिएगा आप? पागल हो जाइएगा। तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, फिर क्या कीजिएगा? सोच लिए फिर आधे पैसे का बिजनेस करेंगे। हाँ, बिजनेस कौन सा बिजनेस कीजिएगा? फिर भी कौन सा बिजनेस कीजिएगा? हाँ नहीं, को बोल लीजिए, बोल रहा था बिजनेस कोई नाम होगा ना कोई, जैसे जैसे मान के चलिए आप फैक्ट्री खोल दिए, हैं? तो आपके फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर। मजदूर के अकाउंट में भी तो 10 करोड़ आया है, वह जिसके अकाउंट में 10 करोड़ आएगा मजदूरी करेगा? अब मान के चलिए एक सिंपल था, जैसे एक लड़का है उसके अकाउंट में आया 10 करोड़ रुपया, कहानी है, बहुत खुश हो गया। पहले पापा को बताया, पापा मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आया, तो बोलता है मेरे अकाउंट में खुश, ये 10 करोड़ आया है। फिर अपने दोस्त के पास, अरे यार मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आया है,
तो दोस्त बोलता है मेरे अकाउंट में भी 10 करोड़ आया है, चलो आज होटल में नाश्ता करते, मिठाई खाते हैं। तो गया, होटल बंद। तो पड़ोसी से पूछा होटल क्यों बंद है, बोलता उसके अकाउंट में 10 करोड़ आया है कि नहीं। फिर गया समोसा खाने के लिए, फिर गया क्या कहते हैं घूमने के लिए, तो बोला देखा रोड पे टेम्पू ही नहीं चल रहा है। बोला क्यों, उसके अकाउंट में 10 करोड़ आ गया। फिर आप गाड़ी लिए गए तेल भराने, पेट्रोल पंप बंद है, तो उस पर जो तेल भरने वाला के अकाउंट में भी 10 करोड़ रुपया है। आपको लगा भूख, आप गए सब्जी खरीदने के लिए, वो भी बंद, तो उसके अकाउंट में भी 10 करोड़ रुपया है। किराना दुकान गए, उसके अकाउंट में भी 10 करोड़, वो भी किराना दुकान भी बंद। सबसे समस्या कब आ जाएगी, जब मान आपके घर में कोई बच्चा दूध के लिए रो रहा है और आप गए दूध लेने के लिए, वो भी गाय, जिसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया, गाय क्यों चराएगा वो, दूध भी बंद, कपड़ा बेचना बंद, सब चीज़ बंद हो जाएगा। और इतना बंद हो जाएगा फिर वही स्थिति आ जाएगी, सब नंगे घूमेंगे, भूखे घूमेंगे, हाथ में 10-10 करोड़ लेके जाएंगे, उससे एक कप चाय भी नहीं मिलेगा। चाय बनाएगा कौन। इसीलिए अब मां जब सोएगा हम घर बनाए, 5 मंजिला घर बनाए, तो आपके घर में लेबर कौन आएगा, उसके अकाउंट में तो 10 करोड़ है। जिसके अकाउंट में 10 करोड़ होगा वो, क्या वो केवल लेबर बनेगा, कभी नहीं बनेगा ना। इसीलिए वो ऐसा चीज संभव है ही नहीं। हाँ, समाजवाद में अंत अर्थ होता है, आपकी क्षमता, आप ग्रेजुएट है तो अधिकारी बनिए, इंटर पास है तो स्टाफ बनिए, अब मैट्रिक फेल तो लेबर बनिए, है कि नहीं। फिजिकली फिट है तो पुलिस में जाइए, फिजिकली अनफिट है तो क्लर्क बनिए, है कि नहीं। तो ये आपका क्षमता दिखाता है। आप युवा हैं तो आपकी अलग जॉब है, आपने कौन सा डिग्री लिया है, कितनी आपकी जानकारी है, कितना आपका बुद्धि है, कितना शारीरिक विकास है, तो ये जो मिलता है इसको कहते हैं समाजवाद, जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से। तो इसीलिए साम्यवाद प्राप्त करना नामुमकिन है, ठीक है। तो ये जो समाजवाद है, समाजवाद का अगर एक अर्थ में पूछा जाए भारतीय संविधान के अनुसार, तो शोषण मुक्त समाज, ऐसा समाज बनाना है जहां शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहां तक पहले लिख लीजिए।